हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे भी हमारा क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हम बहुत सारे जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जितने भी उसके जो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमारा एक बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये वो चीज है भी जिसके ऊपर आपका पूरा अकाउंटेंसी काम करता है, डेबिट या क्रेडिट। आप बार बार इन टर्म्स को आप जहां तक अकाउंट्स पढ़ोगे वहां तक आपके ये काम आएंगे। तो सबसे बेसिक चीज जो आपके लिए जरूरी है वो हम आज पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ऑल अकाउंट्स आर, तो डेबिट और क्रेडिट होता क्या है। सबसे पहले तो बात करें तो हमारे अकाउंट्स जो हैं वो दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट ऑफ कैश अकाउंट। तो कोई भी अकाउंट है उसका ये फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर फिर अमाउंट, यानी कि उसकी दो साइडें होती हैं भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या, ऑल अकाउंट्स डिवाइडेड इनटू टू साइड, दो अकाउंट से दो साइडों में डिवाइड होता है। और उसमें जो लेफ्ट साइड आपकी होती है उसको बोला जाता है डेबिट, और जो आपकी राइट साइड होती है भी उसको बोला जाता है क्रेडिट, ठीक है। तो ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू द टू साइड्स। द लेफ्ट साइड अकाउंट इज डेबिट साइड एंड द राइट साइड इज, तो जो आपकी राइट साइड उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिट साइड उसको बोला जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इन द, जो आपकी जो पारंपरिक अप्रोच चली हुई है उसके अकॉर्डिंग दीज साइड्स आर कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि इन्हीं को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इनकी जो आपकी एब्रिवेटेड फॉर्म है, यानी कि इनकी जो शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हैं, डेबिट को आप लिखेंगे डीआर में, ठीक है, और क्रेडिट को आप लिखेंगे सीआर। तो यानी कि आपके लिए जो है, अब जो भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं है, उनके लिए डीआर का मतलब डेबिट होता है। और सीआर का मतलब करोड़ नहीं है, सीआर का मतलब यहाँ पे क्रेडिट होता है। ये टर्म्स आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जब भी तक आप अपनी लाइफ के अंदर अकाउंट्स को पढ़ोगे, या जब भी आप अकाउंट्स को यूज करोगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो वो सारी चीजें क्या है भी, आपको डेबिट और क्रेडिट की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आपको पता लगा भाई डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट और क्रेडिट एक अकाउंट की दो साइड से भी, ठीक है। लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्या बोलोगे आप, क्रेडिट साइड बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका अकाउंट बनता है। द अबो अकाउंट्स जो है रिसेंबल्स इंग्लिश, जो भी आपके अकाउंट्स है इंग्लिश के जो लेटर है टी की तरह इसको बनाया जाता है अकाउंट्स को, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको टी शेप अकाउंट का नाम भी दिया जाता है। जैसे हमने इसको नाम दिया कैश अकाउंट, तो इनको जब नाम नहीं दिया जाता इस फॉर्मेट को बोला जाता है टी शेप अकाउंट, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अब देखिए भी यहाँ पे आपके पास अगर मैं आगे बात करूं तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट की बात करें तो रूल क्या है, डेबिट कौन सी चीज होगी, क्रेडिट कौन सी चीज होगी। फिर उसकी बात करें तो उसकी हमारी दो अप्रोच है, ठीक है। यानी कि इन द ऑर्डर ऑफ डिसाइड व्हेन राइट द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, व्हेन राइट द क्रेडिट साइड, कि आप कब किस चीज को डेबिट साइड में लिखोगे, किस चीज को आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ये चीजें तो आपको पता नहीं है अभी तक। तो उस चीज के लिए आपका दो अप्रोच है, एक आपके पास अमेरिकन अप्रोच और दूसरी है भी आपके पास मॉडर्न अप्रोच। तो जो यानी कि इंग्लिश अप्रोच, तो अमेरिकन अप्रोच है, इसको मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है भी। यानी कि जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर जो अप्रोच यूज होती है उसको अमेरिकन अप्रोच बोला जाता है। और एक आपके पास इंग्लिश अप्रोच जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, यानी कि जो पारंपरिक, जो पुराने टाइम से चलती आ रही है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, जो आपकी परंपरा के अनुसार, उसमें क्या है, उसको बोला जाता है इंग्लिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये तो आप जो है क्लास 11 के अंदर पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसको तो डबल एंट्री सिस्टम का नाम भी दिया गया, इसके ऊपर तो आपकी पूरी ही अकाउंटिंग बेस है। बट एक जो आपकी अमेरिकन अप्रोच है, जो मॉडर्न अप्रोच हो, आमतौर पे बहुत कम है कि टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी आप यही माना जाता है कि कोई खास जरूरत नहीं है। हम डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसको ही ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन आज हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके लिए उतने ही काम आ सकते हैं जितना कि आपके लिए जो इंग्लिश अप्रोच काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भी अमेरिकन अप्रोच के अंदर क्या होता है, जो रूल है डेबिट क्रेडिट का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द अकाउंट, कि आपका जो अकाउंट है वो किस नेचर का है। और इसी के लिए आपके इस पर्पस के लिए जो अकाउंट्स को क्वालिफाई किया गया वो 5 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो है क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। अब उसके अंदर देखो 5 कैटेगरी कौन सी बनाई गई। सबसे पहले आपके पास है एसेट्स अकाउंट। एसेट्स क्या होते हैं हम बड़ी डिटेल में कर चुके हैं, इस चैप्टर में भी कर चुके हैं, उससे पहले भी। यानी कि जो व्हाट बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस के पास है ना अपनी खुद की प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। एक लायबिलिटीज, यानी कुछ एसेट्स में हमारी बहुत सारी चीजें हैं, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, लैंड, प्रॉपर्टी, या इसके अलावा व्हीकल्स है, स्टॉक है, डेटा, सब सारे किस में आते हैं, आपके एसेट्स में आते हैं।
लाइबिलिटीज अकाउंट की बात करें तो लाइबिलिटीज क्या होते हैं आपको पता है, जो अमाउंट पेबल टू अदर्स या फिर व्हाट बिजनेस ओव्स, यानी कि जो बिजनेस की लाइबिलिटी है, जो बिजनेस को देना है किसी ना किसी को, वो क्या होती है आपके लाइबिलिटीज। तीसरी जो कैटेगरी इसने बनाई है वो है कैपिटल अकाउंट, यानी कि प्रोप्राइटर्स फंड या ओनर्स इक्विटी अकाउंट। एंड जो बिजनेसमैन का शेयर्स है बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस के अंदर उसने खुद का पैसा लगाया, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो कैपिटल कैटेगरी बनाई है एसेट्स की, लाइबिलिटी की, और एक इसके रिवेन्यू की और एक लॉसेस की। रिवेन्यू क्या है आपके लिए, इनकम भी, यानी कि आपके पास जो अर्न करते हैं आप बिजनेस के अंदर, जो भी अर्निंग आपके पास होती है वो सारी किसमें आती है, रिवेन्यू अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, और जो लास्ट कैटेगरी बनाई है यानी 5 नंबर, वो आपकी लॉसेस की या एक्सपेंसेस की। लॉस है या फिर आपका जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, आपके नुकसान है, वो सारे भी हैं, कौन सी कैटेगरी में डाल दिए, 5 नंबर में इसने डाल दिए। ठीक है, अब यहीं से आपके इनके इंक्रीज या डिक्रीज होने पे ही डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर आपने ये तो पता कर ही लिया कि किस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे पड़ता है। जैसे हमने बिजनेस शुरू किया तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, भी कैश बढ़ जाएगा बिजनेस में, साथ के साथ कैपिटल भी बढ़ जाएगी। वो चीजें तो आपने देखी हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि इनका नेचर क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखने होते हैं। जैसे अलग अलग मैं एक बार बताता हूँ आपको। एसेट्स है, एसेट्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, डेबिट का नेचर होता है। क्या होता है, डेबिट का नेचर है। तो डेबिट के नेचर के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज कहाँ होगी, डेबिट में ही इंक्रीज होगी, क्योंकि इसका नेचर ही डेबिट का है। तो डेबिट में क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इस क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, समझे। यानी कि एसेट्स का जो नेचर है वो डेबिट का नेचर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डेबिट का नेचर है एसेट्स का, लॉसेस का, एक्सपेंसेस का। ठीक है, ये चीजें और डेबिट की है। लाइबिलिटी का, कैपिटल का एंड रिवेन्यू का, इनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट का होता है। तो डेबिट का नेचर है तो डेबिट का नेचर तो डेबिट में इंक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज हो रही तो मतलब क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यहाँ पे लाइबिलिटीज की अगर बात करूं तो लाइबिलिटीज का जो नेचर होता है वो किसका है, क्रेडिट नेचर है। इसका नेचर क्या है, क्रेडिट का नेचर है। तो इंक्रीज कहां पे होगी, क्रेडिट में ही इंक्रीज होगी। नॉर्मल सी बात है, नेचर अगर क्रेडिट का है तो इंक्रीज भी कहां होगी, क्रेडिट में होगी। और डिक्रीज कहां होगी, डेबिट में। तो डेबिट में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चे। ठीक है, कैपिटल की बात करें तो इसका नेचर भी क्या है, क्रेडिट का ही नेचर होता है। तो ये भी लाइबिलिटी की तरह ही काम करती है, क्रेडिट की में बढ़ेगी, और अगर डिक्रीज हुई तो क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे। इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हुई है तो डेबिट करोगे। नेचर के अपोजिट हमेशा डिक्रीज होती है, नेचर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। अब रिवेन्यू की बात कर लेते हैं, तो रिवेन्यू का भी नेचर क्या होता है, क्रेडिट का ही नेचर होता है। और ये इंक्रीज कहां करेगा, फिर क्रेडिट में इंक्रीज करेगा जी। डिक्रीज कहां करेगा जी, डेबिट में डिक्रीज करेगा। ठीक है, लॉस जो है इसका नेचर या एक्सपेंसेस का जो नेचर है वो क्या है, डेबिट का नेचर होता है। तो इंक्रीज कहां करेगा, डेबिट में इंक्रीज करेगा, क्रेडिट में डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी उसका नेचर होगा उस नेचर के अकॉर्डिंग अगर चीजें हो रही हैं तो इंक्रीज होगी, और उसके अपोजिट नेचर में क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डेबिट नेचर की कौन कौन सी है, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं डेबिट नेचर में। क्रेडिट नेचर किस किस का भी, लाइबिलिटी का भी है, कैपिटल का भी है, और आपके रिवेन्यू या प्रॉफिट्स का भी आपका नेचर क्रेडिट का होता है। तो इन 5 कैटेगरी के बेस पे ही आप क्या करते हो, इस अप्रोच में काम किया जाता है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं इफ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट, अगर किसी अकाउंट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका इक्वल इंक्रीज या जितना उसके अंदर डिक्रीज या इंक्रीज होगा उसके इक्वल ही किसी दूसरे अकाउंट के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक अकाउंट अगर डिक्रीज होता है तो दूसरा अकाउंट उतने से ही इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर एक रूल की बात करूं मैं दोबारा कि डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स में इंक्रीज कब होगा, जब डेबिट है, क्योंकि उसका नेचर ही डेबिट का, तो डेबिट में इंक्रीज होगा। क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जो क्रेडिट है किस में इंक्रीज करेगा, लाइबिलिटी में इंक्रीज करेगा भी। क्रेडिट इंक्रीज द कैपिटल, कैपिटल को भी इंक्रीज करता है। क्रेडिट इंक्रीज द इनकम, इनकम को भी इंक्रीज करता है। और डेबिट इंक्रीज द एक्सपेंसेस, दो चीजें जो डेबिट में बढ़ती हैं, एक एसेट्स, एक आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, क्रेडिट में कौन सी बढ़ती हैं, आपकी कैपिटल, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये था आपके पास ये कंसेप्ट भी किसकी, अमेरिकन अप्रोच की हम बात करें, मॉडर्न अप्रोच की बात करें, इसमें आप बात करें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे जो पेंडिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 13 से हम कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 14 से हम आज स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन है इसी अप्रोच के ऊपर। तो देखिए क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कहता है इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स एंड लाइबिलिटी।
कोई ऐसा एग्जांपल आपको देना जहां से कि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है और आपकी जो एसेट्स है वो भी बढ़ रही है। तो हम क्या लिखेंगे बीच में, जैसे अगर मैं लिखूं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तो इसका एग्जांपल तो यही बनता है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। क्या होगा इससे, एक तो आपकी जो एसेट्स है स्टॉक वो इंक्रीज हो जाएगी, होगी। दूसरी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी क्योंकि आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो आपके जो क्रेडिटर हैं भी वो क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में चीजें पढ़ी हैं लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल हो सकता है, स्टॉक की बजाय क्या, गुड्स की बजाय आप क्या करते हैं, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, मशीनरी हो सकता है, ठीक है। आपने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, उधार में खरीद रहे हो तो आपके पास वहां भी वेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू तो बढ़ेगी। कोई भी एसेट्स आपने क्रेडिट में परचेज किया तो ये आपका एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी, आपकी एसेट्स भी डिक्रीज हो रही है एंड लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो क्या करो, तो आप क्या कर दो, पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, तो आपके जो क्रेडिटर्स है ना उनको पेड कर दो। तो जैसे ही क्रेडिटर को पेड करोगे तो आपके पास से कैश तो जा ही रहा है, कैश तो डिक्रीज होगा आपका, साथ के साथ जो आपकी क्रेडिटर थे, जो आपकी लायबिलिटीज थी वो भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमने पेमेंट किया तो उनका पैसा भी कम हो गया, कैश तो कम हुआ ही हुआ, साथ के साथ क्या हो गए, क्रेडिटर भी कम हो गए, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर कैश, कैश पेड टू क्रेडिटर हो सकता है, पेड टू क्रेडिटर बाय बैंक, तो वहां से बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएंगे भी। उसके बाद है थर्ड, इंक्रीज इन द एसेट्स एंड कैपिटल। कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिससे आपकी एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल किस किस में इंक्रीज होती है, किस केस में इंक्रीज होती है, प्रॉफिट में। तो हो सकता है वहां पे आपके पास प्रॉफिट में कैश ना आए। अगर हम बिजनेस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल आ जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, कैपिटल या बिजनेस स्टार्टेड, एक तो पहले ही एंट्री हो गई आपकी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश के साथ, तो आपके पास एक तो कैश आएगा, बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ क्या होगा, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ इसमें और क्या लिख सकते हो, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी, वो भी क्या, कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। डिक्रीज इन द एसेट्स एंड कैपिटल, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था कैश, अब क्या कर लो, विड्रॉ कर लीजिए कैश, विड्रॉ बाय पार्टनर्स, बाय प्रॉपर ओनर या प्रोपराइटर, प्रोपराइटर किसके लिए भी, जो अभी आपके प्रोपराइटर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या कर लिया, बिजनेस को से कैश विड्रॉ कर लिया, तो एक तो कैश आएगा, दूसरा क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। आप ये भी कह सकते हैं ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, जब ड्रॉइंग करता है कोई भी पार्टनर, पर्सनली उसके लिए पैसा निकालता है, तो बिजनेस से कैश तो जाएगा ही जाएगा, प्लस में क्या होगा, जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल आपसे पूछे गए थे, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल, कि आपने एसेट्स बढ़ रही है, तो चारों के एग्जांपल हमने अलग अलग बताए, कहीं दो दो एग्जांपल भी लिख सकते हो, तीन तीन भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे एक पूछा गया, आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स, तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो आपके किस साइड के अंदर इंक्रीज किए जाएंगे, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम नेचर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि इंक्रीज कौन सी साइड में होगा। तो नेचर पे ही डिपेंड करता है, जिसका नेचर डेबिट का होगा डेबिट में इंक्रीज करेगा, जिसका नेचर क्रेडिट का होगा क्रेडिट में इंक्रीज करेगा। अब देखो, पहले बात करते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर जो है आपके पास, फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके पास जो है ये अकाउंट्स हैं आपके पास इनकी। अब मैं पहले बात करता हूँ इनकी नेचर की, फिर हम इसमें इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं। तो नेचर क्या है, और फिर बात करते हैं इंक्रीज किस केस में होगा, इंक्रीज कब होगा वो बताता हूँ आपको। तो फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, या फिर आपकी रिवेन्यू है। फर्नीचर के ऊपर हमारा राइट होता है, तो ये आपके पास एसेट्स है। तो नेचर क्या है इसका, एसेट्स का नेचर होता है। अभी आपको मैंने बताया कि एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट का होता है। और डेबिट की अगर बात करें तो इंक्रीज कौन सी साइड में होगा, डेबिट में इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। रेंट पेड, सेकंड है रेंट पेड। जब रेंट पेड करते हैं
तो रेंट पेड करना किस कैटेगरी में आएगा? अभी एसेट्स तो नहीं है, लाइबिलिटी भी नहीं है, कैपिटल नहीं है, ये आपका एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। किसमें आएगा? एक्सपेंसेस। खर्चे में भी आपने किराया दिया, एक्सपेंसेस। तो खर्चे भी क्या होते हैं आपके? डेबिट की नेचर होती है, तो ये डेबिट में ही इंक्रीज कर रहे हैं खर्चे। ठीक। उसके बाद कमीशन रिसीव, तीसरी बात करता है कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव मिला है भी कमीशन। तो कमीशन का जो नेचर अगर होता है दो टाइप का हो सकता है। कमीशन पेड होता है तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, कमीशन रिसीव्ड है तो इनकम की कैटेगरी में। इनकम मींस रेवेन्यू, ये आपका किस में आएगा? इनकम की कैटेगरी में आएगा, या रेवेन्यू की कैटेगरी में आएगा। तो रेवेन्यू का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। किस साइड में इंक्रीज होगा? क्रेडिट में ही इंक्रीज होगा। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सैलरी पेड, चौथा है सैलरी पेड। तो पेड तो मतलब खर्चा ही है, कुछ भी पेड किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं आप, कमीशन पेड कर रहे हैं। पेड मींस एक्सपेंसेस है अभी आपके पास। ठीक है, खर्चा पे किया आपने, तो किस कैटेगरी में आया? अभी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आया अभी। और ये भी किसने कहां पे इंक्रीज होगा? डेबिट साइड में इंक्रीज होगा। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर क्या होता है? कैपिटल कह सकते हैं उसको। प्रोप्राइटर मींस कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर का मतलब होता है कैपिटल का अकाउंट, यानी कि कैपिटल था क्या कि शेयर ऑफ ओनर, प्रोप्राइटर शेयर्स इन द बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर जो प्रोप्राइटर का है, मालिक का जो हिस्सा, उसको तो कैपिटल बोला जाता है। तो प्रोप्राइटर अकाउंट्स मींस कैपिटल अकाउंट। तो इसका नेचर तो आपको पता लग गया किस नेचर में आता है, कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। और कैपिटल किस साइड बढ़ती है? अभी क्रेडिट में ही इंक्रीज होती है, क्योंकि इसका नेचर ही क्रेडिट का होता है आपका। उसके बाद डेटर्स की बात करते हैं और क्रेडिटर की बात करते हैं। तो डेटर्स कौन होते हैं भाई? तो डेटर्स तो वो लोग होते हैं ना जिससे हमने क्या किया? अभी हमने गुड्स, अपने प्रोडक्ट को सेल किए हुए हैं ऑन क्रेडिट पे, उधार पे हमने किसी को सामान दिया, यानी ग्राहक है जिसमें उधार पे बेचा गया है, तो वो भी हमारे लिए एसेट्स होते हैं, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। फ्यूचर बेनिफिट तो होगा, आज पैसा नहीं देके, लेकिन इन फ्यूचर तो आपको मिलेगा। तो क्या आपके पास एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, तो एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। कहां पे इंक्रीज होगा? डेबिट साइड। उसके बाद अगली है आपके पास क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमारे सप्लायर्स होते हैं। कौन है? सप्लायर्स हैं, जिसको हम क्या करते हैं, जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, जिनसे हम उधार में सामान खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस का माल खरीद रहे हैं, तो उसको बोला जाता है क्रेडिटर्स। और ये हमारी लायबिलिटी, अगर हम कैश में नहीं पे करते हैं तो इन फ्यूचर तो आपको पे करना पड़ेगा। जब पे कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा? लायबिलिटीज में। और लायबिलिटीज में आएगा तो वो कहां पे इंक्रीज होगा? भी आपका क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा, डेबिट में इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो समझ आएगी चीजें। एसेट्स कहाँ इंक्रीज होती है? डेबिट में, एक्सपेंसेस डेबिट में, इनकम क्रेडिट में इंक्रीज होती है, एक्सपेंसेस फिर डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में, एसेट्स डेबिट में, और लायबिलिटी है वो क्रेडिट में। जो आपको कैटेगरी बताई थी मैंने 500, वही कैटेगरी है, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैक्सिमम वही कंसेप्ट आपके पास, उससे बाहर है ही नहीं कुछ भी। बड़ी आसान सी चीज है, और ये चीज आपने सीख ली ना तो आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जो है जर्नल वगैरह को बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। यहां बोला गया कि आपको ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। अब उल्टा बोला गया, जो नेचर होगा ना, मतलब अगर कैश है, एसेट्स का नेचर एसेट्स डेबिट में इंक्रीज होती है, बट इसने पूछा डिक्रीज कहां होती है, तो हम इसका अपोजिट ही लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है, हम बात करते हैं अकाउंट्स की, कौन कौन सी टाइप के आपको अकाउंट दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो किस नेचर के अंदर आते हैं, एसेट्स में, लायबिलिटी में, कैपिटल में। और उसके बाद हम बात करेंगे कि वो डिक्रीज किस केस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो डिक्रीज कहां पे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कैश की। तो कैश क्या अभी किस कैटेगरी में आएगा? एसेट्स में, लायबिलिटी में, कैपिटल में। तो कैश हमारी प्रॉपर्टी होती है, बिजनेस का ओनरशिप राइट होता है इसके ऊपर। तो कैश हमारे लिए क्या है? एक एसेट्स का नेचर होता है। तो इसकी नेचर क्या है अभी? एसेट्स। और एसेट्स बढ़ती कहां पे है? डेबिट में, क्योंकि नेचर ही डेबिट का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया? इसका अपोजिट बोला गया कि डिक्रीज किस केस में होगी? तो डिक्रीज होगी जी आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि बैंक का पैसा आपने देना है, तो बैंक आपको बिना सिक्योरिटी कुछ भी पैसा एडवांस दे देता है, तो आपने बैंक को वापस करना होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट उसको बोलते हैं, लायबिलिटी कैटेगरी में आता है, क्योंकि पैसा देना आपको लेना तो है नहीं है, तो लायबिलिटी से आपके लिए देनदारी जिसको बोलेंगे भी हिंदी में। ठीक है, तो नेचर क्या होगा? लायबिलिटी है तो क्रेडिट में इंक्रीज होना चाहिए, बट हमें से पूछा गया कि डिक्रीज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे किस साइड में डिक्रीज होगा? डेबिट। ठीक है, रेंट पेड, तीसरा हमारे पास अकाउंट दिया गया रेंट पेड। तो रेंट पेड किस कैटेगरी में आएगा? एक्सपेंसेस। पिछले क्वेश्चन में भी आया था, एक्सपेंसेस में भी खर्चे हैं। जब भी आप कोई
अमाउंट पे कर रहे हैं किसी अदर्स को, तो यहाँ तो आप बदले में क्या करोगे, आप एसेट्स इंक्रीज होंगी, आप उसको एसेट्स परचेज बोलोगे या फिर वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। तो रेंट पेड करना क्या होता है, एक्सपेंसेस खर्चे की कैटेगरी में आता है और बढ़ता है डेबिट में, बट डिक्रीज होगा वो किस फॉर्म में, क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मींस एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने खर्चे तो कर दिए बट पे नहीं किए। जैसे कि आप आउटस्टैंडिंग रेंट की बात करें, आप किसी भी पीजी के अंदर रह रहे हैं, आपने मार्च का मंथ है जो आप वहां पे गुजारा, अपने आप वहां पे रहे, बट आपने क्या भी वहां पे मार्च का रेंट ही पे नहीं किया, तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। कुछ ऐसे या फिर कोई एम्प्लॉई आपका वहां पे क्या काम किया उसने एक मंथ में और आपने उसकी सैलरी नहीं दी, तो नेक्स्ट मंथ में क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, खर्चे हो चुके हैं लेकिन आपने पे नहीं किए, तो ये किस कैटेगरी में आएगा अभी, लायबिलिटीज, आपकी देनदारी है अभी। और डिक्रीज कहां पे होगा, डेबिट में। प्रीपेड है, इंश्योरेंस की बात करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड का मीनिंग क्या है अभी, प्री मींस पहले, पेड मींस भुगतान करना, तो जो टाइम से पहले ही हमने पेमेंट कर दी किसी को, उसको बोला था प्रीपेड। तो जब भी आप प्रीपेड कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो वो आपके लिए एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका फ्यूचर बेनिफिट हमें मिलेगा। जैसे कि अभी हम रेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो आपने रेंट पे कर दिया किसी को एडवांस में 1 महीना, तो आपके पास ये राइट आ जाता है कि नेक्स्ट मंथ आप उस बिल्डिंग का यूज करोगे, तो क्या फ्यूचर बेनिफिट आपको दे रहा है, तो आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आता है कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो भी आपका, चाहे वो इंश्योरेंस है, कमीशन है, रेंट है, सैलरी है, कुछ भी हो सकता है, तो किस में आएगा भी, एसेट्स की कैटेगरी में आएगा। और डिक्रीज कहां पे होगा फिर, क्रेडिट। उसके बाद बात करते हैं मनोज प्रोप्राइटर्स ऑफ बिजनेस। तो मनोज के अकाउंट की बात करा, प्रोप्राइटर्स की, तो जो प्रोप्राइटर्स है भी आपका, यानी कि किसकी कैटेगरी में आएगा, इसका जो अकाउंट है वो कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। तो प्रोप्राइटर्स शेयर इन द बिजनेस, जो प्रोप्राइटर का शेयर है उसके बिजनेस में, जो मालिक ने खुद का पैसा लगाया जितना भी, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, और नेचर होता है क्रेडिट का। बट डिक्रीज किस केस में होगा, डेबिट साइड में ये जाके डिक्रीज होगा, क्योंकि क्रेडिट में इंक्रीज होता है। तो ये थे हमारे पास अलग अलग अकाउंट्स और हमने उनकी नेचर्स की डिस्कस की, और उसके बाद हमने बताया कि किस साइड में डेबिट होते हैं, किस में आपके इंक्रीज होंगे, कहाँ ये डिक्रीज होंगे। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपसे इंक्रीज पूछा गया था, इसी क्वेश्चन में आपसे सेम अकाउंट्स का क्या पूछा गया, डिक्रीज पूछा गया, तो उसका अपोजिट आंसर हो जाएगा। ठीक है भी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी क्या कहता है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। एक तो आपको बताना है कि नेचर आप क्या है आपके अकाउंट्स का जो इस ट्रांजैक्शन के अंदर यूज हुआ है। उसके बाद बताना स्टेट द अकाउंट्स व्हिच विल बी डेबिट एंड क्रेडिट, और बताना आपको कि कौन से अकाउंट्स इसके अंदर डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट इसके अंदर क्रेडिट होगा। देखो मॉडर्न अप्रोच की बात करें अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। वैसे तो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन जब पढ़ी है तो सारी चीजें आपने वहां पे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग पता लग गया थी कौन सी चीज बढ़ेगी या घटेगी। तो इसके अंदर देखो कौन कौन सी चीजें, एक तो पूछा गया अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कि उनका जो अकाउंट्स है उनका नेचर क्या था, जो भी इसके अंदर आपके इंक्लूड हुए। उसके बाद वो इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, वो भी हम यहीं पे लिखेंगे कि वो डिक्रीज हो रहे हैं या फिर वो इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी चीज आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सा उनमें से डेबिट होगा और या कितने अमाउंट से होगा, और दूसरा है या वो क्रेडिट होगा भी। तो ये एक तरीके से आपको एंट्री करने का ही तरीका सिखाया जा रहा है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन इस चैप्टर में भी हमें उसकी बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। बेसिक आपका यहीं से तैयार होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इसके हिसाब से देखा जाए तो। फर्स्ट है गणेश स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। तो जैसे ही आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, तो हमने देखो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया हमने, तो एक तो आपके पास कैश आया, दूसरा क्या बड़ा कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, एक तो कैश का अकाउंट इन्वॉल्व किया गया, दूसरा इसके अंदर आया भी आपका कैपिटल का अकाउंट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब था कि जैसे ही हमने अकाउंटिंग बेस में पढ़ा था कि जैसे बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस के अंदर कैश इंट्रोड्यूस होगा, कैश का इंक्रीज होगा। और दूसरी बात थी कि वहां पे किस चीज में इंक्रीज हो रहा था, लायबिलिटी में, कैपिटल की फॉर्म में, क्योंकि ओनर का पैसा वहां पे इंक्रीज हुआ था। अब नेचर की बात करें तो कैश का जो नेचर है वो क्या है भी, वो एसेट्स का नेचर है, और जो कैपिटल है उसका नेचर क्या है भी आपका, वो कैपिटल की कैटेगरी में ही आती है, स्पेशल कैटेगरी आपको दी गई है कैपिटल की। अब यहाँ पे देखिए एसेट्स जो आपकी जो कैश है वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ आपका
तो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचना, आपको बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से नहीं सोचना। तो बिजनेस के अंदर तो पैसा आया है, तो बिजनेस के अंदर कैश जो क्या हुआ, अभी इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? इंक्रीज। और जो कैपिटल है वो भी क्या हुई, इंक्रीज ही हो रही है। अभी कैपिटल भी बढ़ी थी, दोनों ही चीजें यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अब देखो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखो कैश का नेचर है एसेट्स, और एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट में इंक्रीज होती हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं। बट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स में इंक्रीज होने का मतलब क्यों, क्या कर दोगे आप, उसको डेबिट कर दोगे किस अमाउंट से, 2 लाख। और जो आपका है कैपिटल, उसको कहां क्या करोगे आप, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि उसका नेचर ही क्रेडिट का है और वो इंक्रीज किस साइड में होगी, क्रेडिट में इंक्रीज होगी जाके, इसलिए उसको मैं किस साइड में लिखूंगा, मैं उसको कैपिटल की साइड में ही यानी क्रेडिट की साइड में उसको लिखूंगा। ये था आपके पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी। सेकंड ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो गुड्स परचेज फॉर कैश। अब गुड्स परचेज किया गया कैश में, जैसे बिजनेस में भी गुड्स परचेज किया गया तो वहां पे देखिए क्या क्या बढ़ा। एक तो आपके पास जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो गया, स्टॉक कह लीजिए, परचेज अकाउंट कह लीजिए इसको। परचेज जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, जब आपने गुड्स परचेज किया तो परचेज आपकी इंक्रीज होगी। बट डिक्रीज क्या हुआ, फॉर कैश। जैसे आपने कुछ भी खरीदा बदले में आप कैश दे रहे हैं उसको, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही एसेट्स की बात हो रही है। यहाँ पे 2 अकाउंट्स इंक्लूड हो, एक परचेज का एक कैश का। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है भी, और जो कैश है वो आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आता है। अब देखिए यहाँ पे जो परचेज है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई है अभी आपकी, और जो कैश है वो आपका डिक्रीज हुआ है। तो जब परचेज इंक्रीज होती है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो क्या लिखोगे उसको, डेबिट लिखोगे कितने से, 60,000। तो जब कैश डिक्रीज होता है तो कैश एक एसेट्स की नेचर की चीज है, और एसेट्स जब भी डिक्रीज होते हैं तो हमेशा क्रेडिट में डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहां लिखोगे इसको, क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाएगा 60,000। तो ये था आपका सेकंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। अब बात करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या किया, अभी गुड्स सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया, अभी 75 में कैश में सेल किया गया। तो यहाँ पे भी 2 अकाउंट इंक्लूड हुए, एक तो कैश आपके पास इंक्लूड हो गया, दूसरा आपके पास सेल। 2 अकाउंट इंक्लूड हुए, एक कैश और एक सेल। तो कैश का क्या हुआ, जब हमने गुड्स सेल किया होगा, हमने कुछ बेचा है तो पैसा तो आया हमारे पास भी, और हमारे पास से स्टॉक गया, यानी कि सेल अकाउंट हमारा इंक्रीज हुआ। तो एक तो आपके पास कैश आया, कैश किस कैटेगरी में है, एसेट्स की कैटेगरी में है। सेल किस कैटेगरी में आता है, रेवेन्यू या फिर इनकम की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद आपके बात करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज की। तो कैश आपका इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ। तो जैसे ही आपके पास कोई प्रोडक्ट सेल हुआ तो कैश तो आपके पास इंक्रीज हो रहा है, तो हम कैश लिख देते हैं इंक्रीज, और सेल भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज ही हुआ एक तरीके से। अब जब कैश इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कैश का नेचर है एसेट्स, एसेट्स क्या होते हैं, डेबिट में इंक्रीज होते हैं, डेबिट इंक्रीज द एसेट्स। तो इसलिए जब कैश इंक्रीज हुआ तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे कितना, 75,000। और जो आपका सेल है भी वो क्या है, क्रेडिट नेचर का, यानी क्रेडिट में ही वो इंक्रीज होता है, तो ये भी इंक्रीज होता है, हम इसको लिखेंगे क्रेडिट। अब देखो वही चीज अभी हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक, जितना आपका क्रेडिट हो रहा है सेम ही वैल्यू से वो डेबिट हो रहा है, और यही चीज आपको सीखनी है एंड तक, जहां तक आप अकाउंट्स को पढ़ोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं अभी ट्रांजैक्शन की। आपके पास है परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज किया तो एक तो आपके पास आया परचेज अकाउंट, इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। अब कैश में तो परचेज किया नहीं है, अब कहां से परचेज करो आप, नुकुल से। तो एक हमारे पास आया नुकुल। जब आप जिससे भी परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, यानी कि हमारा सप्लायर्स है, और जब आप सप्लायर से गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। उस पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिखते हम तो किस कैटेगरी में आ जाता है, वो क्रेडिटर में आ जाता है। और क्रेडिटर देखिए क्या होता है, हमारी लाइबिलिटीज होती है। क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटीज, यानी कि आपको पे तो करना ही है। परचेज किस कैटेगरी में डाला था, एक्सपेंसेस में। अब परचेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ जब खरीदा गया। जब परचेज इंक्रीज हुआ है, डेबिट की कैटेगरी का है, तो डेबिट साइड में लिख दोगे कितना, 80।
नुकुल जो है एक क्रेडिटर है, यानी कि लाइबिलिटी कैटेगरी में आता है। तो लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो कितने से क्रेडिट होगी भी आपके पास, 80,000 से। ठीक है, तो जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाने से पहले जो चार्ट करवाया था, सारी ही चीजें उस चार्ट के अकॉर्डिंग है भी, उस चार्ट से बाहर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, चाहे आप कहीं तक इस क्वेश्चन को कर लीजिए, कितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, तो अब उसके बाद हम अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड कर दिए। किसको सोल्ड कर दिया अभी, भूषण को। तो हमारे पास जो भूषण है वो क्या है, एक कस्टमर है, और कस्टमर भी कौन सा, कैश में अगर लेके जाता तो हमें कस्टमर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जब नाम लिखा इसका मतलब उसको क्रेडिट में बेचा गया है। और जब भी हम किसी भी कस्टमर को क्रेडिट में सेल करते हैं तो उसको कैटेगरी, किस कैटेगरी में डालते हैं, वो डेटर्स की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और एक कौन सा अकाउंट यहाँ पे इंक्लूड हुआ, वो कैश का। देखिए यहाँ पे जब डेटर्स आपके इंक्रीज हुए हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, एसेट्स में आते हैं। सेल किस कैटेगरी में आते हैं, इनकम की कैटेगरी में, या फिर रेवेन्यू आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज, तो डेटर्स इंक्रीज हुए हैं क्योंकि जो हमारे कस्टमर है उनसे जो पैसा लेना था पहले, अब और भी उनको उधार पे बेचे जा रहे हैं, यानी कि हमारे डेटर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए भी। और डेटर्स इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी डेबिट वैल्यू बढ़ गई। कितने से बढ़ गई भाई, 50,000 से। सेल की बात करें तो सेल एक रिवेन्यू की नेचर है। रिवेन्यू आपकी इनकम यानी कौन से में आते हैं, क्रेडिट में। सेल आपकी बड़ी है इसलिए क्रेडिट साइड ही बढ़नी चाहिए आपकी, कितने से, 50,000 से। यहाँ पे क्रेडिट भी 50 से ही इंक्रीज होगी। देखो जितना डेबिट इंक्रीज हो रहा है सेम ही वैल्यू से आपका क्रेडिट भी इंक्रीज हो रहा है, उतने से डेबिट होगा उतने से ही वैल्यू क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। उसके बाद पेड कैश टू नकुल। अभी हमने क्या कर दिया भाई, नकुल को कैश पे कर दिया। तो कौन कौन से अकाउंट इंक्लूड हुए, एक तो नकुल। नकुल कौन आया था हमारे पास, क्रेडिटर। अभी हमने ऊपर ही इसकी ट्रांजेक्शन आई थी, क्रेडिटर की कैटेगरी में आया था अभी। और एक यहाँ पे आया आपके पास कैश। देखो क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, हमने पे कर दिया उसको, यानी कि नकुल से हमने, देखो यहाँ पे पिछले ट्रांजेक्शन के अंदर क्वेश्चन में था कि 80,000 का गुड्स परचेज किया, हमने उसके 80,000 रुपए पे करने थे। अभी हमने कितने पे कर दिए, 20। तो जैसे हम उसके 20 पे करेंगे भी, तो नकुल किस कैटेगरी में था, लाइबिलिटीज की कैटेगरी में था। अब जैसे उसको पे कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, कम। पहले हमने उसको 80 देने थे, अभी हमने 20 पे कर दिए, कितने बचे, 60। तो 60 पे कर दिए तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि डेबिट कर दें। कितने से डेबिट कर दोगे, 20 से। उसके बाद कैश की बात करें तो कैश आपकी एसेट्स की नेचर है अभी। और जब हमने नकुल को पे किया तो कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस से तो कैश गया है। कहाँ गया वो तो बाद की बात है, हमारे बिजनेस से कैश गया है तो इसलिए डिक्रीज होगा। और जैसे ही कोई एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो किस कैटेगरी में आते हैं, क्रेडिट में जाती है। तो क्रेडिट में क्या लिख दिया जाएगा, 20,000। ठीक है, यही फैक्ट था आपका किसका भी, ट्रांजेक्शन नंबर 6। उसके बाद आती है ट्रांजेक्शन नंबर 7, रिसीव कैश फ्रॉम भूषण। अभी हमें रिसीव हो गया अभी कैश, किससे, भूषण से। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए यहाँ पे, एक तो आपका कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा भूषण का, दूसरा हमारे पास भूषण का अकाउंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। अब भूषण कौन है अभी, वो हमारे डेटर्स की कैटेगरी में आता है। यानी कि डेटर्स कौन से होते हैं, एसेट्स। और कैश भी क्या है अभी, एसेट्स की कैटेगरी में ही आता है। दोनों हैं तो एसेट्स हैं। एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट में, घटेगी तो क्रेडिट में। तो बड़ा क्या है, जब कैश आया है तो कैश बढ़ गया, क्रेडिटर तो कैश बढ़ गया तो डेबिट में बढ़ेगा। कितना आया अभी हमारे पास है 10,000 का रिसीव हुआ है, तो 10 से डेबिट हो जाएगा। भूषण जो क्रेडिट हमारे पास डेटर्स था, वो डेटर्स जब आपके पास क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो जब हमारी एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो किस नेचर में जाते हैं, क्रेडिट में। इसलिए इसको 10,000 में क्या लिखूंगा, क्रेडिट में ही लिखूंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पिछले सारे क्वेश्चंस के ऊपर ही इन्वॉल्व है। वहां पे आपको अलग एक एक अकाउंट पूछा गया था, यहाँ पे पूरा चार्ट बनाने के लिए आपको बोला गया, इसलिए क्वेश्चन के अंदर आपको इतने सारे ट्रांजेक्शन या इफेक्ट है वो दिखाने पड़ रहे हैं। एक एक पिछले जो क्वेश्चंस करे हमने, वहां पे एक सिंगल वर्ड था, सिंगल अकाउंट को ही आपने इफेक्ट दिखाना था। लास्ट है इसके अंदर पेड सैलरी। तो पेड मींस, पेड सैलरी का मतलब क्या, सैलरी क्या होती है, सैलरी कहाँ कैसे पेड होती है, कैश में ही पेड होगी। जब कोई पेड वर्ड जहां पे लिखा था इसका मतलब वहां पे कैश गया है अभी आपके पास से। यहाँ पे दो अकाउंट्स आपके पास इंक्लूड हुए, एक सैलरी और दूसरा क्या है अभी, कैश। ठीक है, क्योंकि सैलरी कोई चीज नहीं है कि हमने सैलरी दे दी, सैलरी हमेशा कैश में जाती है। बस उसको हमने एक नाम दे रखा कि पैसा गया वो सैलरी का नाम का।
देखो कुछ समय ये आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, आप आगे पढ़ोगे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है वो ऐसे अकाउंट्स जिनको सिर्फ नाम दे रखे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो हमें देख नहीं सकते हैं उन चीजों को, लेकिन हम उनको नाम दे रखे हैं, जैसे कि रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। तो यहाँ पे क्या है, सैलरी भी क्या है, कैश की फॉर्म में जाती है। वही पैसा मैंने उस मजदूर को दे दिया तो मैंने उसको वेजेस नाम दे दिया, किसी एम्प्लॉय को दे रहा हूं तो मैंने उसको सैलरी नाम दे दिया, जब वो मैंने लैंडलॉर्ड को पेड किया तो मैंने उसको रेंट नाम दे दिया। हर जगह मैं कैश ही पे कर रहा हूं, लेकिन उसको एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया, इसलिए उस नॉमिनल अकाउंट के अंदर उसको डाला जाता है। तो सैलरी के आपकी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, किसमें आते हैं, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, कैश आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो एक्सपेंसेस आपके क्या हुए यहाँ पे, इंक्रीज, क्योंकि सैलरी दे तो खर्चे तो बढ़े हैं, और जैसे ही खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट नेचर होता है उनका, तो कहां लिखा जाएगा, उसको डेबिट में लिखा जाएगा 20,000। और कैश आपका एसेट्स की नेचर में, जब कैश डिक्रीज हुआ, क्योंकि सैलरी पे करेंगे तो बिजनेस से तो कैश डिक्रीज होगा, तो कैश जैसे ही डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट है और इसको क्रेडिट की साइड में ही लिखा जाएगा। ये था आपके पास ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, और ये हमने पढ़ा भी, जितने भी अलग अलग ट्रांजेक्शन आपको दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, सबके इफेक्ट हमने पढ़े भी, किस अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से उनके नेचर हैं भी, और उन नेचर का क्या क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है भी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 18। उससे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ टी शेप अकाउंट, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वहां पे आपको अकाउंट्स बनाने हैं टी शेप के, तो टी शेप अकाउंट क्या होते हैं वो अभी देखिए भी, जैसे अभी आपको बताया भी था। तो फॉर्मेट ऑफ टी शेप अकाउंट, तो इस फॉर्मेट में अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा भी अकाउंट टाइटल। अकाउंट टाइटल का मतलब है कि आप, टाइटल का मतलब होता है कि जिसका आप अकाउंट बना रहे हैं, जैसे राम का अकाउंट बना रहे तो राम अकाउंट, श्याम का खाता लिख रहे हो तो श्याम अकाउंट, कैश का है, कैपिटल का है, रेंट का है, वेजेस का है, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग टाइटल होता है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट है आपका, नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये क्या होते हैं आपको मैं जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है या जो इंग्लिश अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे आपको जो मॉडर्न अप्रोच है या जो आपके अमेरिकन अप्रोच है इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें पता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 कैटेगरी याद रखनी है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट का टाइटल आएगा, उसके बाद डेबिट साइड हमें पता लेफ्ट साइड होती है, क्रेडिट में क्या होती है आपकी, होती है राइट साइड, राइट साइड आपकी क्रेडिट साइड मानी जाती है। डेट, पार्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, जेएफ भी अभी रहने दीजिए, अभी आपके लिए है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो देखो डेबिट साइड में क्या आता है, जो भी चीजें डेबिट में लिखी जाएंगी वो लेफ्ट में लिखी जाएंगी, लेफ्ट का मतलब है डेबिट, राइट का मतलब है क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट में कौन कौन सी चीजें इंक्रीज होती हैं, एसेट्स इंक्रीज होते हैं आपकी, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं और लॉस इंक्रीज होते हैं, डेबिट में इंक्रीज होते हैं, तो अपोजिट साइड में डिक्रीज हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट में कौन कौन सी साइड चीजें इंक्रीज होती हैं, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट में, आपकी कैपिटल इंक्रीज होते हैं क्रेडिट में, और आपके रिवेन्यू जो है वो भी क्रेडिट होते हैं, इंक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड में। 3 चीजें आपकी क्रेडिट में इंक्रीज होती हैं, 3 ही चीजें आपकी डेबिट में इंक्रीज होती हैं। तो ये सिर्फ आपको इस तरह का एक फॉर्मेट बनाना, कोई पार्टिकुलर चीज जो आपको दे देगा, जैसे कैश दे दिया तो कैश का नेचर डेबिट का है, बढ़ेगा तो डेबिट में लिख दो, घटेगा तो क्रेडिट में लिख दो। आपको कैपिटल दे दिया, नेचर क्रेडिट का होता है, क्रेडिट में बढ़ जाएगा, डेबिट में घट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट प्रिपेयर करने, बड़ी बेसिक सी और बड़ी आसान सी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। तो देखिए क्या कहता है हमारे पास, ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर द मशीनरी एंड द राइट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर साइड। तो उसको प्रॉपर साइड में लिखना है, वो डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, अकाउंट टाइटल, तो यहाँ पे किसका नाम लिखूंगा, मैं मशीनरी का, क्योंकि मैं मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखूंगा, तो अकाउंट टाइटल होगा मेरे पास मशीनरी। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट। अभी आपके पास भी लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, डेट, पार्टिकुलर एंड अमाउंट, या रुपीज लिख सकते हैं, डेट, उसके बाद बच्चे पार्टिकुलर, और फिर आपके पास आ जाएगा अमाउंट। मशीनरी क्या है भाई, एक एसेट्स होती है, और एसेट्स के बारे में आपको बता रखा है भी क्लियरली कि एसेट्स जो है वो क्या होती हैं, डेबिट नेचर की होती हैं। क्या होते हैं, डेबिट की नेचर की होते हैं, डेबिट में इंक्रीज हो जाते हैं, क्रेडिट में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता है, तो पता तो लिखिए भी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इंक्रीज
रिकॉर्ड इन दिस साइड। तो जो इंक्रीज होगा वो कौन सी साइड में, इस साइड में लिखा जाएगा डेबिट में। बाय लिखते हैं यहाँ पे, बाय डिक्रीज, डिक्रीज इन दिस साइड या क्रेडिट साइड। इंक्रीज यहां पे लिखा जाएगा डेबिट में, डिक्रीज जो यहां पे लिखा जाएगा। पहले हम मशीनरी परचेज, जैसे आप मशीन खरीदोगे भी तो आपकी मशीन घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। नॉर्मल बात है, जब खरीद के लेके आए तो बढ़ी है अभी। यहाँ पे क्या लिखोगे, मशीनरी इंक्रीज हो रही है, क्या लिखोगे, टू मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज। कितने की परचेज की भी आपने, 5 लाख। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी। 5 लाख के बाद मशीनरी सोल्ड, जैसे आप मशीन बेचोगे तो आपकी मशीन डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज कहां पे आएगा, इस साइड में। तो बाय मशीनरी सोल्ड, कितने की सेल कर दिया आपने, 120 की। ठीक है, मशीनरी डिस्कार्ड यानी मशीन डिस्ट्रॉयड हो जाती है, आपको खराब हो जाती है, तो वो भी क्या, आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या आएगी, बाय मशीनरी डिस्कार्ड, कितने की, 50,000। ठीक है, उसके बाद न्यू मशीनरी परचेज, फिर आपने खरीद ली भी, खरीद ली तो बढ़ जाएगी, टू मशीनरी परचेज, कितने की भी, 2 लाख की। उसके बाद मशीनरी फिर डिस्ट्रॉयड होगी, तो मशीनरी नष्ट होने का मतलब मशीनरी डिस्ट्रॉयड, कितने की डिस्ट्रॉय हुए, 40। बस यही था। लास्ट में क्या निकालना है, बैलेंस। तो बैलेंस देख लीजिए दोनों साइड का टोटल करके। तो टोटल तो हमारे 7 लाख की, तो हमने बढ़ी है हमारे पास, या आई है, गई कितने की अभी। तो जाने के बाद जो आपके पास बचेगी वो क्या होगी, आपके पास बैलेंस ही तो है, वही तो आपके पास बैलेंस है ना। तो आपके पास देखिए जो बचेगी भी 120 एंड 50, 170, 170 एंड 40, 210 की हमारे पास से डिक्रीज होगी। तो अगर 210 वहां से डिक्रीज होगी, 210 का बैलेंस इधर आता है आपका, तो बैलेंस क्या बचा आपके पास, तो बैलेंस कितना बचा हुआ है, तो 7 लाख माइनस 210 क्या बचा, 490। तो बैलेंस आपके पास बच जाएगा अभी 490। अभी हमारे पास जो मशीनरी का बैलेंस है वो कितना है, 4,90,000। इसको ऐसे लिखा जाता है, जितना आपका कम बचेगा वहां पे आप बैलेंसिंग करते हैं, बाय बैलेंसिंग। बैलेंस 490 बचेगा, और फिर यहाँ पे जो बैलेंस आपका कम रहा, इसी बैलेंस को आप, क्योंकि इसका नेचर डेबिट का होता है, तो यहाँ दिखा दोगे आप उसको बैलेंस के तौर पे, बाय बैलेंस 490। तो आपका फाइनली जो बैलेंस बचता ना वो कितना का बचेगा, 490 का बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था टी शेप अकाउंट। किसी पार्टिकुलर अकाउंट टाइटल के ऊपर बताया गया कि वो इंक्रीज किस साइड में होगा एंड डिक्रीज किस साइड में होगा, सिर्फ आपको वही चीजें बतानी है और कुछ आपको इसके अंदर नहीं करना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट कौन सा टाइटल दिया गया क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भी, ओपन द टी शेप अकाउंट ऑफ द क्रेडिटर रघुवीर। एक रघुवीर है हमारे पास, उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो अकाउंट टाइटल आपके पास हो गया भाई रघुवीर, रघु, अच्छा रघु है भाई, रघुवीर अकाउंट। ये कौन है, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर है तो आपके पास अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, एंड इधर भी क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए भी यहाँ पे रघुवीर का क्रेडिटर है, तो इंक्रीज कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड, इसको इंक्रीज करना है, डेबिट में इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि लाइबिलिटी है ना क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का तो यही नेचर होता है। अब देखो सबसे पहले आपके पास है, हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज, टू डिक्रीज रिकॉर्ड इन दिस साइड या डेबिट साइड। तो डेबिट साइड है आपकी लेफ्ट साइड, तो यहां पर रिकॉर्ड होगा बाय इंक्रीज इन, बाय इंक्रीज इन, टू इंक्रीज इन, सॉरी
टू इंक्रीज रिकॉर्ड इन दिस साइड, इस साइड में आपका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज क्रेडिट डेबिट डिक्रीज। तो देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑन क्रेडिट, अगर हम रघु से क्रेडिट में खरीद रहे हैं, हमारा वो सप्लायर है उसने कुछ और सामान हमें दे दिया, तो हमारी क्या बढ़ेगा, तो क्रेडिटर तो बढ़ेंगे, किससे बढ़ेंगे, बाय परचेज। तो जो अब रघु हमारा पहले ही सप्लायर है, पहले ही हम उससे सामान ले चुके हैं, हम 50 का फिर उससे उधार लेते हैं, तो हमारे क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, रघु का पैसा और भी देना होगा। रिटर्न्स टू रघुवीर फॉर 5000, उस 50 में से हमने जो खरीदा वो 5 का हमने वापस कर दिया, तो जैसे ही 5 का वापस करोगे तो क्या होगा, उसकी जो लायबिलिटी थी हमारी वो डिक्रीज होगी। तो टू परचेज रिटर्न, तो जो आपने खरीदा था उससे उसी खरीदे हुए सामान को आप वापस करें 5000, तो क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, रघुवीर का जो पैसा था हमें अब कम देना, 45 ही रह जाएगा एक तरीके से। पेड टू रघुवीर, अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, जब जैसे उसको पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने उसको पेड कर दिया कैश 30 का, तो ये आपकी फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट, फिर हमने उससे उधार में सामान खरीदा, जैसे हम उससे और खरीद के लेके आएंगे उधार में, तो उसको और पैसा देना पड़ेगा, तो आपकी क्रेडिटर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या लिखोगे, बाय परचेज, कितने का परचेज किया आपने, 16,000। और लास्ट में है पेड टू रघुवीर, फिर आपने उसको पेमेंट कर दिए को, तो आप क्या कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं उसको, फिर आपके क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए ये इतना सारा हिसाब था बस हमारे पास रघुवीर का, अब हमने लास्ट में उसका पैसा देना है या लेना वो देखिए। अभी जो उसकी लायबिलिटी साइड थी, हमने जो पेमेंट की वो था पैसा देना उसका 66, उसमें से हमारा डिक्रीज कितना हुआ अभी, 20, 30, 50 एंड 55, तो 55 अगर यहाँ पे डिक्रीज कर दूं तो कितना बैलेंस यहाँ पे डिफरेंस बचता है, अभी बैलेंसिंग जब करेंगे तो 11,000 का डिफरेंस आता है, यानी अभी उसका कितना पैसा देना हमने, 11,000। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते हैं आप, बैलेंस ब्रोडन वो 11,000, यानी अभी जो रघुवीर का हिसाब किताब हमारे पास है वो ये है कि हमने रघुवीर का जो क्रेडिट साइड में 11,000 रुपए और भी देना बाकी है। सिर्फ बेसिक चीजें अभी आपके पास कि एक आदमी था, भी इससे इतना सामान खरीद लिया, इतना पैसा दे दिया, फिर सामान खरीद लेते हैं, फिर पेमेंट कर देते हैं, तो लास्ट में क्या कुछ देना बचेगा वही आपसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो ये था आपके पास रघुवीर का अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पुट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर साइड ऑफ द कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। 3 अकाउंट आपको दिए गए, तीनों अकाउंट्स को ऊपर इफेक्ट दिखाना भी आपको ट्रांजैक्शन का। तो अकाउंट आपके पास 3 तरह के टाइटल दिए, पहला आपको दिया गया कैश अकाउंट, ठीक है, तो फॉर्मेट आपके पास हो जाएगा डेट अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट। दूसरा जो टाइटल दिया गया वो दिया गया आपको डेटर्स का, यानी कि हमारे पास जो कस्टमर है अभी जिनको हमने उधार में सामान बेच रखा है, ठीक है। और तीसरा टाइटल हमें दिया गया क्रेडिटर का, यानी जिससे हमने उधार में ले रखा है, ठीक है। तो इनका तीनों पे देखना है किस किस ट्रांजैक्शन का किस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हमारे पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो जैसे हमने गुड्स सेल कर दिया, प्रोडक्ट बेचा अपना, कैश में बेचा, तो ना तो इफेक्ट डेटर्स के ऊपर आया क्योंकि उधार में तो गया नहीं, क्रेडिटर पे मतलब ही नहीं बनता, इफेक्ट आया सिर्फ कैश पे। कैश क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगी, तो आप क्या लिखोगे, टू सेल, कैश बढ़ रहा है किसकी वजह से, सेल की वजह से, कितना 60,000। दूसरा सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, सेल का तो अकाउंट आपको दिया नहीं गया टाइटल, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं आपको लिखने की। सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, तो अभी जो गुड्स है वो हरी को सोल्ड कर दिया ऑन क्रेडिट, तो ऑन क्रेडिट आते ही क्या नाम आ गया, वो किस कैटेगरी में चला जाता है, डेटर्स की कैटेगरी में। तो एक तो आपके पास सेल बढ़ेगी, वो तो बढ़ ही रही है, सेल का टाइटल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ किसका टाइटल है, डेटर्स का, तो डेटर्स भी बढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आता है, किसकी वजह से, सेल की वजह से। कितने के, 20 के, तो अभी हमें 20 के डेटर्स हमारे पास हो गए, नहीं हमारे पास, हमें पैसा कस्टमर से कितना लेना, भी 20,000 लेना हो गया। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम क्रिएशन ऑन क्रेडिट, तो गुड्स परचेज करें, अब बात आ गई सप्लायर्स की, तो सप्लायर की जब क्रेडिट की बात आती है वो हो जाए क्रेडिटर भी, तो कितने बढ़े आपके, अब ये लायबिलिटी है, इसका नेचर ही क्रेडिट का होता है, तो क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बढ़ेंगे, परचेज किया हमने गुड्स, तो बाय परचेज कितना 36,000, तो 36,000 की आपके जो क्रेडिटर है वो इंक्रीज हो गए। परचेज गुड्स फ्रॉम क्रिएशन फॉर कैश, अभी हमने गुड्स परचेज किया, खरीदा है भी, किससे, क्रिएशन से, बट कैश में खरीदा गया। जब कैश में खरीदा गया तो वहां पे ट्रांजैक्शन या तो कैश को इफेक्ट करेगी या फिर गुड्स परचेज को इफेक्ट करेगी ना। आपके पास कैश का टाइटल है, आपके पास कैश का टाइटल, तो कैश आपके पास डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि आपका कैश कम हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या कर लिया, परचेज कर लिया, कितने का, 10,000 का। जैसे आपने 10,000 का कुछ खरीदा तो कैश आपका डिक्रीज हो गया, बट परचेज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, परचेज का टाइटल नहीं दे रखा आपको। कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी कौन था भाई, हरी था हमारे पास यहाँ पे डेटा, जिसको हमने गुड्स, क्रेडिटर था जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया था, ठीक है, तो हरी को हमने बेचा था। अब उससे कितना पैसा मिल गया हमें, 15,000, तो 15,000 मिल गया, तो 15 कैश तो बढ़ेगा, किसकी वजह से, टू हरी, हरी से हमें 15,000 मिल गए। तो हरी के ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ा ना, कि जो डेटर्स थे उससे हमने पैसा लेना था, वहां भी तो कम हो गए, कितने कम हो गए, 15,000, क्योंकि हमने उससे 20,000 लेने थे भी इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। अब वो 15 दे के चला गया, तो उससे 20 बड़े थे उसके, अब 15 उसके आ चुके हैं, उसका हिसाब डिक्रीज हो गया, यहाँ 15 कैश आपके पास बढ़ गया। कैश पेड टू क्रिएशन, तो क्रिएशन को हमने जो सेल परचेज किया था वो 36 की परचेज की थी, अब उसको पे कितना कर रहे हैं अभी, टू कैश 28,000 हमने उसको दे दिए, तो क्रेडिटर तो हमारे कम होंगे, और साथ में क्या कम होगा अभी, कैश भी कम होगा बाय क्रेडिटर, कितने के भी, 28,000। ये इफेक्ट ऐसे ऐसे आपके अलग अलग टाइटल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे। अब देखिए आपके पास क्या बचा हुआ है, कैश में क्या कुछ बचा है अभी, और कैश आया तो था हमारे पास 75 का, और गया कितना भी, 38 का, तो कुछ तो बैलेंस बचा ही है, तो 75 माइनस 38 कितना बचेगा अभी, 37,000, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में बैलेंस बराबर तभी होगा, तो कितना बैलेंस बचा हुआ है कैश का, 37, तो नेचर इसकी डेबिट की, इसलिए इसको यहां से हम छोड़ेंगे लास्ट में कि 37,000 का कैश हमारे पास अब भी बचा हुआ है बिजनेस के अंदर। डेटर्स का इफेक्ट देखें तो 15 की हमने 20 की हमने सेल की थी उधार में, 15 हमारे आ चुके हैं, तो कितने लेने बाकी हैं अभी, वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, वो 5,000 का। तो अभी हमें डेटर्स से सिर्फ 5,000 लेने, तो इसको भी आप डेबिट में दिखा दीजिए, क्योंकि एसेट्स की नेचर की है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस आपको देखते ही पता लग जाएगा कि 5,000 रुपए हमने डेटर्स से लेने हैं अभी, ठीक है। क्रेडिटर का नेचर की बात करें तो क्रेडिटर हमने 36 की परचेज की थी भी प्रोडक्ट क्रेडिट में, जबकि 28,000 हम उनके दे चुके हैं, तो कितने पेंडिंग है अभी जो देने वो है 36 और 28 का डिफरेंस आपके पास 8, तो 36 का टोटल हिसाब किताब हुआ था, इसमें 28 जा चुके हैं, तो बैलेंस आपके पास जो बचेगा वो आपके पास है अभी 8,000 का। अब देखो फाइनल बैलेंस आपको बता रहा है अभी एक नजर से कि हमारे पास कैश का जो बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस दिया गया, 37,000 का कैश बचा हुआ है, 5,000 हमारे यहाँ से आएंगे डेटर्स के पास से, और 8,000 हमें देने हैं अभी, ये हमारे बिजनेस की पोजीशन दे रखी है जो टाइटल आपको दिए गए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर्स है वो हो जाता है कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन का, और जो भी आपकी +1 क्लास के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है शुरू से लेकर आखिर तक हर कंसेप्ट आपके साथ हमने डिस्कस की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अंदर एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो आप क्लास 11th का जो बेस है, पूरी 11th क्लास आपकी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मिलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।